नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खन्ना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइन। राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ गैरसैंण में बजट सत्र का आगाज। गैरसैंण में धारा 144 लागू, पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जंगल चट्टी बैरियर पर हुआ धरना प्रदर्शन। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन। गैरसैंण में विपक्षी विधायकों का विधानसभा भवन के बाहर प्रदर्शन। विपक्षी बोले भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच हो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पहुंचे गैरसैंण रामलीला मैदान, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सीएम पुष्कर सिंह धामी भरारीसैंण में सुबह निकले मॉर्निंग वॉक पर, स्थानीय लोगों से मिलकर जाना उनका हालचाल। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर, हल्द्वानी की लैब में 2 मरीजों में हुई H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस की पुष्टि। मार्च फाइनल में गांव तक ठिकाने लगाई जा रही शराब, ग्रामीणों ने उठाई आवाज। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भरारीसैंण स्थित विधानसभा भवन में आज से विधानसभा बजट सत्र शुरू हो गया है। विधानसभा का बजट सत्र 18 मार्च तक चलेगा। 15 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार बजट पेश करेगी। इस बार के बजट से लोगों को काफी उम्मीदें हैं। कोरोना काल के बाद राज्य का विकास एक तरह से ठप सा हो गया था। ऐसे में जनता को धामी सरकार के बजट से काफी उम्मीदें हैं। बजट सत्र के चलते विपक्षी दलों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था। इसको देखते हुए विधानसभा के आसपास धारा 144 लगाई गई है। विधानसभा भवन से दूर सिमली के पास पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के काफिले को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया। हरीश रावत समेत तमाम विपक्षी नेता UK-888 पेपर लीक, भर्ती घोटाला, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों को लेकर विधानसभा कूच की तैयारी में थे। आपको बता दें कि इस दौरान जंगल चट्टी में पुलिस बैरियर पर इनको रोक दिया गया। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही सदन की कार्रवाई शुरू हो गई। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही कांग्रेस के विधायक विधानसभा भवन के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेस के विधायक मुख्य रूप से पेपर लीक मामले और अंकिता हत्याकांड मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए नजर आए। हालांकि सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही विपक्षी दल ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। इसके बाद कांग्रेस के विधायक सदन में चले गए। तय कार्यक्रम के मुताबिक 3 बजे विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने राज्यपाल के अभिभाषण का पाठ किया। देहरादून के गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज में MBBS के छात्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल छात्रों का आरोप है कि मेडिकल कॉलेज उनसे अनावश्यक रूप से अब 26 लाख से 36 लाख तक फीस जमा करने की डिमांड कर रहा है। इसके लिए कॉलेज प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के ऑर्डर को आधार बनाया जा रहा है। ऐसे में पास आउट होने के बाद भी कॉलेज उन्हें इंटर्नशिप नहीं करवा रहा है और फीस जमा करवाने का दबाव बना रहा है। छात्रों का कहना है कि ये कॉलेज प्रशासन की मनमानी चल रही है। ये नया तरीका ढूंढा है कॉलेज प्रशासन ने हमारी आवाजों को रोकने का। जानबूझ के यहाँ पे ट्रैक्टर लगा दिया कि बहुत बढ़िया। ये सब रिस्पॉन्सिबल है। गैरसैंण राजधानी निर्माण अभियान के प्रदेश संयोजक मदन भंडारी ने कहा कि गैरसैंण का मतलब ये नहीं कि आप लोग केवल 4 दिन के लिए सत्र के लिए यहाँ आएं और मौज मस्ती करें। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की थी कि गैरसैंण से रामनगर वाली सड़क का चौड़ीकरण किया जाएगा। उसमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ, जो कि सिर्फ एक चुनावी घोषणा है। मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ 4 दिन के लिए सत्र के लिए यहाँ पर आए और अपना पिकनिक मना के आप वापस चले जाएं। हम सरकार से प्रश्न करते हैं कि चुनाव से पहले राष्ट्रीय राजमार्ग जो मंत्री हैं केंद्र में माननीय गडकरी जी ने घोषणा की थी कि जो गैरसैंण से रामनगर वाली जो सड़क है उसका हम चौड़ीकरण करेंगे, उसको 2 लेन रोड बनाएंगे। उस पर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि वो सिर्फ चुनावी घोषणा थी। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो है अपने कार्यकाल में 25,000 करोड़ रुपए की जो घोषणा की थी इस क्षेत्र के लिए, वो भी अभी तक पटल पर उतरती हुई नहीं दिखाई दे रही है। सरकार खानापूर्ति ना करे, पहाड़वासियों के साथ जो है छलावा धोखा ना करे। मेरा यही कहना है कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी अगर आपने बनाया है तो लगभग पूरे आपको 4 से 6 महीने सरकार गैरसैंण में बैठे, गैरसैंण से सरकार का जो है संचालन हो और सभी अधिकारी, सभी सचिव और सभी मंत्रीगण जो है वो गैरसैंण में 4 से 6 महीने रहें, तभी ग्रीष्मकालीन राजधानी की जो है परिकल्पना
अब खबर ऋषिकेश से है, जहां विधानसभा ऋषिकेश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लोकसभा प्रभारी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और सह प्रभारी नव प्रभात के नेतृत्व में कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला और अध्यक्ष राकेश सिंह के संयोजन में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऋषिकेश महानगर के मुख्य मार्ग पर पद यात्रा निकालकर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के संदेश को पंपलेट के रूप में बाजार में वितरण किया। वो भारत जोड़ो यात्रा से भिन्न है। भारत जोड़ो यात्रा एक तपस्या थी। वो तपस्या जो है, ये भारत में जो असहिष्णुता, असहनशीलता, विद्वेष बढ़ रहा था, हम लोग बंट रहे थे, भारत कमजोर हो रहा था, उसके खिलाफ तपस्या थी, उसके लिए तपस्या। लेकिन जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम है, ये एक राजनीतिक कार्यक्रम है और ये राजनीतिक परिवर्तन के लिए है। तो नगर पालिकाएं भी, नगर निगम भी, पंचायतें भी और लोकसभा भी, उसके बाद 2027 भी हमारा लक्ष्य है। उसके लिए रावत जी यदि बात की जाए तो 2022 में करीब 43 सीटों का आकलन था कांग्रेस का, लेकिन मनमुटाव की वजह से वो 19 सीट के रह गई। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेसियों के दिल कैसे देखिए, हर गलती से कुछ न कुछ सबक लिया जाता है और कांग्रेस जनों ने भी एक सबक ले लिया है कि नेताओं के बीच में यदि मतभेद है भी तो उसका खामियाजा कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें उठाए। हजारों कार्यकर्ताओं हमारे मुकदमे लग गए, हजारों आम आदमी, आम कांग्रेस का कार्यकर्ता भी, आम आदमी भी परेशान है आज के दिन। और सबसे बड़ी बात यह है, पहले हमारे लोगों का एक सामाजिक मान था, सम्मान था, वो अपने क्षेत्र के विकास के कार्यकर्ता थे, आज उनसे रुतबा छीन गया है। वो अपने उस रुतबे को वापस लेना चाहते हैं। झगड़े हरीश रावत के हो सकते हैं, लेकिन उनका हरीश रावत के झगड़े से क्या मतलब? वो जो कांग्रेस कहेगी, कांग्रेस के साथ खड़े रहे। खबर टिहरी गढ़वाल के प्रताप नगर से है, जहां पर आजकल गांव में बुखार, खांसी, जुकाम के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। सीएमओ ने तत्काल क्षेत्र में टीम भेजकर हेल्थ चेकअप के निर्देश दिए हैं। परिजनों को सावधानी और बचाव की जानकारी देने को कहा है। आपको बता दें कि टिहरी जिले के सटे प्रताप नगर के मुखेम, दीन गाँव और मुखमाल गाँव में इन दिनों अधिकतर लोग बुखार, खांसी और जुकाम से पीड़ित है, जिनमें अधिकतर बच्चे और बुजुर्ग शामिल है। आपको बता दें कि दूरस्थ क्षेत्र होने के चलते लोग अस्पतालों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिसके बाद अब क्षेत्रों में ही टीम द्वारा हेल्थ चेकअप किया जाएगा। मिली है कि मुखेम में, दीन गाँव में कुछ खांसी, जुकाम और बुखार के मरीज आए हैं। तो मैंने अपने जो MOIC हैं प्रताप नगर के, डॉक्टर त्यागी हैं, उनको मैंने बोल दिया है कि तत्काल जो है एक टीम भेज के और परीक्षण करा लें। जो बीमार हैं उनको तत्काल उपचार कराएं और जो उनके रिश्तेदार हैं उनको भी प्रोफाइलेक्टिक जो दवा दी जाए ताकि वो आगे बीमार ना हो। और जो भी डूज एंड डोंट्स होते हैं, करें या ना करें, वो स्थिति भी उनके रिश्तेदारों को बता दी जाए। अब खबर मसूरी से है, जहां तिब्बत राष्ट्र विद्रोह दिवस की 64वीं वर्षगांठ पर मसूरी में तिब्बतन महिला एसोसिएशन और मसूरी तिब्बती समुदाय समिति ने संयुक्त रूप से चीन के खिलाफ मसूरी हैप्पी वैली से गांधी चौक तक रैली निकाली। रैली में तिब्बती समुदाय के लोगों ने तिब्बत की वर्तमान स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए चीन की नीतियों पर रोष जताया। रविवार को विरोध रैली के दौरान तिब्बती महिला एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि चीन अधिकृत तिब्बत के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। इससे तिब्बत में लोगों का जीवन दूभर हो गया है। आज भी कई तिब्बती चीन की कैद में हैं। उन्हें सोचने और जीवन बिताने की आजादी नहीं है। तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन का मसला विश्व मंच पर उनके धार्मिक गुरु दलाई लामा निरंतर उठाते रहे। 9 में हमारा देश के सभी तिब्बत वासियों का चाइना ने हमें शहीद करके बहुत मतलब परेशान देश छिना था 1959 में। आज हमारा 12 मार्च में 12 मार्च में हम महिला मैदान में कूद कर हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि बोलते रहिए, प्रोटेक्ट बोलते रहिए हैं। इसी के उन सब के शहीद के उन सब के साथ में हम आज भी खड़े हैं। आज हमारा साल 64 साल हो गया है, इधर में हम 64 साल पूरा हो गया है। हमारा मांगे तो बहुत सारी मांगे हैं, बट जो हमारा अभी फ़िलहाल जो हमारा मांगे है, चाइना में बहुत सारे अत्याचार होते आए हैं, अभी हो भी रहा है। अभी जो अब नया बात करें तो अभी कोविड के टाइम पे ज़बरदस्ती उन्होंने ज़ीरो कोविड पॉलिसी करके एक बनाया था। तो ज़बरदस्ती चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सब साथ में डाल के जो ज़बरदस्ती का जो वहाँ हो रहा है,
और वहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं है। हम ये मांगे कर रहा है कि तिब्बत में थोड़ा सा फ्रीडम मिले, जो राइट ऑफ स्पीच है जैसे कुछ भी नहीं है, देयर इज़ नो ह्यूमन राइट, वहाँ पे ह्यूमन राइट नहीं है। अभी नया का बात करें तो वहाँ पे एक सिस्टम नया चालू किया है जो बोलते हैं कॉलोनियल बोर्डिंग स्कूल सिस्टम करके। वहाँ पे क्या करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अब चाइना क्या कर रहे हैं, पहले तो हमारा ज़मीन हड़प लिया, अब हमारी कल्चरल, हमारा आइडेंटिटी वो सब मिटाना चाहते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, जितना भी टिबेटन जो दूर के रीजन है, वहाँ से छोटे छोटे बच्चे जो 3-4 साल के बच्चे हैं, वो ज़बरदस्ती अपनी माँ पिता से अलग करके घर से उठा के वो बोर्डिंग स्कूल में डाल रहे हैं, ताकि जो हमारा तिब्बती का जो आइडेंटिटी है वो नष्ट हो जाए। खबर कानपुर से है, जहां शनिवार को नगला इमरती में भारतीय किसान यूनियन क्रांति की बैठक हुई। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने कहा कि यूपी में किसानों की बिजली माफी का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन उत्तराखंड सरकार इसके लिए भी किसानों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं पहुंचा पा रही है। उन्होंने कहा कि 215 करोड़ रुपए गन्ना बकाया चल रहा है। बिजली, पानी, खाद और कृषि यंत्रों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते किसानों के आर्थिक हालात लगातार खराब हो रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 14 मार्च को किसानों को साथ लेकर देहरादून में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। पूरे देश में और खासकर उत्तराखंड में किसान की तरफ जो किसान के को नज़रअंदाज किया जा रहा है। आप फिलहाल देख लो, गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, क्या किसान को बिजली, पानी, डीजल, पेट्रोल और जो कृषि यंत्र सब मुफ्त मिल ले? हर चीज़ पर पैसा बढ़ रहा, किसान की फसलों में पैसा नहीं बढ़ रहा। और 215 करोड़ जो 2 साल से बकाया है उसे लेकर, और बिजली माफ़ी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिजली माफ़ी हो उत्तराखंड में भी, और जो रेट बढ़ाए गए वो रेट कम हो बिजली के, और जो सर्किल रेट हरिद्वार ज़िले में बढ़ाए उसका भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक पूरी तरह से विरोध करती है। और इन मुद्दों को लेकर 14 तारीख में हम विधानसभा सत्र चल रहा 13 में, और 14 तारीख में भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक सभी किसानों को साथ लेकर विधानसभा देहरादून का घेराव करेगी, अपना विरोध दर्ज करेगा। उत्तराखंड का किसान, हरिद्वार जिले का किसान विधानसभा का घेराव कर विरोध दर्ज करेगा। जो किसान उत्पीड़न है वो किसी भी कीमत में भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक बर्दाश्त नहीं करेगी। भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक हर मोड़ पर सक्रिय है। अभी आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से एक सवाल किया है कि अगर वो घेराव के बाद भी हमारी बात नहीं मानते तो हम वो बात मनवाने के और तरीके फिर इस्तेमाल करेंगे। वहाँ हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, नहीं मानेंगे, आत्मदाह भी करेंगे, सड़कें जाम करेंगे, और इन्हें सबको लेकर अगर हम आत्मदाह करेंगे तो इन विधायकों और मंत्रियों को बगल भर के इनकी जब आग लगाएंगे हम अपने आप में। हम अपनी बात को इस समय किसान जो है वो मरने के कगार पे क्या मरा ही पड़ा है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि वो उनके चूल्हे कर्ज से जल रहे हैं। भाई बिजली फ्री उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कर सके तो उत्तराखंड गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? आज उत्तराखंड में किसान की स्थिति दयनीय है, और ये सरकारें जो हैं ये सरकारें बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, और इनका ध्यान दिलाने का काम हमारा है। हम इन पर ज़बरदस्ती ध्यान दिलवाएंगे अगर प्यार से नहीं मानेंगे, और फिर हमें जो भी करना है हम किसी भी स्तर पर हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपनी मांगे मनवा कर रहते हैं। खबर मसूरी से है, जहां मसूरी में 7 करोड़ की लागत से माल रोड के सुंदरीकरण और पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, जिसको लेकर माल रोड में करीब 8 इंच नीचे बनाई जा रही है। वहीं माल रोड को बार बार खोदा जा रहा है, जिसके लिए सर्विस गैलरी का भी निर्माण तेजी से किया जा रहा है, जिससे कि पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले माल रोड तैयार हो सके। स्थानीय लोगों और मसूरी ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल का मानना है कि माल रोड के निर्माण का काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लग रहा है कि पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले पूरी माल रोड का निर्माण पूरा हो पाएगा। इसमें हमारी बात होते रहती है, जो कार्यदायी संस्था है और जो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर है, कल भी उनके साथ एक मीटिंग हुई थी। तो जो सीजन स्टार्ट होगा मई से, तो हम जो टारगेट है हमारा कि उसके पहले तक काम कर दिया जाए। अभी जो ये हमारा स्ट्रेच हो रहा है, जो चल रहा है आपका झूलाघाट से जो आपका अम्बेडकर चौक तक है, तो वो भी कार्य जो है उसमें अभी काम चल रहा है। तो अगले 2-3 दिन के अंदर इस पे जो है आपकी गाड़ियों की चलने लायक की स्थिति कर दी जाएगी। उसके बाद आगे की जो एक्सकवेशन की कार्रवाई है वो आरंभ की जाएगी।
तो बाई मिड अप्रैल तक हमने टारगेट दे रखा है कि इस काम को पूरा करते हैं। अभी तो हम इस काम को पूरा ही करेंगे और सीजन स्टार्ट होने के पहले तक इस काम को पूरा करने की ही कोशिश करेंगे और कर दिया जाएगा इसको। खानपुर विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक और उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार उमेश शर्मा के धर्म पत्नी और पहाड़ परिवर्तन समिति की राष्ट्रीय संयोजिका सोनिया शर्मा के बीएसपी में शामिल होने की अटकलें साफ हो गई हैं। वहीं लक्सर विधानसभा क्षेत्र के बीएसपी बतौर विधायक मोहम्मद शहजाद ने भी उनके इस निर्णय का स्वागत किया है। हालांकि खानपुर विधायक की धर्म पत्नी सोनिया शर्मा द्वारा इन अटकलों पर विराम लगाते हुए आधिकारिक रूप से पार्टी में शीघ्र शामिल किए जाने का हवाला दिया गया है। दरअसल 2024 के दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य और केंद्र में शासित बीजेपी और उत्तराखंड में विपक्ष की भूमिका अदा कर रही कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रत्याशी के चेहरे को लेकर प्रदेश की टॉप लीडरशिप असमंजस में है, तो वहीं खानपुर विधायक उमेश शर्मा के समर्थकों द्वारा लोकसभा चुनाव में उतारकर चुनाव लड़ने की लंबित मांग के बाद अब उनकी धर्मपत्नी द्वारा बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने की सुर्खियां रफ्तार पकड़ चुकी हैं। अगर ऐसा कर रही है तो बहुजन समाज पार्टी के दरवाजे सभी से खुले हुए हैं, सभी के लिए खुले हुए हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। लेकिन अच्छा होता अगर उमेश शर्मा स्वयं ज्वाइन करते और चुनाव भी खुद ही लड़ते तो और अच्छा चुनाव लड़ सकते थे। और भैया मेरी शुभकामनाएं सोनिया शर्मा को और उमेश शर्मा को। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिलाधिकारी ने सड़क मार्ग की समीक्षा करते हुए यमुनोत्री नेशनल हाईवे को यात्रा से पहले दुरुस्त करने के निर्देश एनएच को दिए हैं। यात्रा को सुगम और सुरक्षित संचालन को लेकर सड़क मार्ग को सुरक्षित बनाने को कहा है। जहां डेंजर जोन है उन्हें चिन्हित करने के लिए कहा है। साथ ही जहां क्रैश बैरियर, पैराफीट और साइनेज लगाने जाने की आवश्यकता है वहां उक्त कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था रानी कंस्ट्रक्शन को निर्देश दिए कि यात्रा से पूर्व यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन मोटर पुल का निर्माण हर हाल में पूरा किया जाए। आज बड़कोट में चारधाम यात्रा को लेकर के बैठक की गई, जिसमें कि जिले के सभी अधिकारी थे और जिलाधिकारी थे, यमुनोत्री विधायक जी और जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी अवेलेबल थे। और यहाँ की जो व्यवस्थाएं यमुनोत्री धाम के लिए क्या और अच्छा किया जा सकता है, जैसे पूर्व में भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी यात्राएं चली, इस बार और क्या अच्छा कर सकते हैं उसके लिए हम सारी व्यवस्थाएं सभी लोगों के साथ डिस्कशन हुआ। आई एम डेम श्योर, मैं सभी देश विदेश के सभी भक्तजनों से निवेदन करना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यमुनोत्री आई और माँ यमुना का दर्शन और आशीर्वाद लें। यमुनोत्री धाम की यात्रा की तैयारियों को लेकर एक बैठक हुई है, जिसमें माननीय विधायक जी यमुनोत्री और रोला जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा भी इसमें हमें मार्गदर्शन प्रदान किया गया और जो चर्चा हुई उनके अनुरूप तैयारियां करने के लिए सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं और ससमय सभी तैयारियां पूरी हो जाएं, इसको सुनिश्चित करने के लिए कल हमारे द्वारा यमुनोत्री धाम भ्रमण भी किया जाएगा। आज ये यमुनोत्री के लिए जो यात्रा शुरू होने वाली है उसके लिए आज सभी अधिकारियों के साथ, जिलाधिकारी के साथ बैठक की गई है और उसके लिए सभी को 15 अप्रैल एक डेडलाइन दी गई है कि तब तक पूरी तैयारियां हो जाए। नहीं तो जिस विभाग की तैयारियां अगर सही नहीं पाई गई उस पर जवाबदेही तय होगी और यात्रा बिल्कुल निर्बाध और व्यवस्थित ढंग से चले, इसके लिए सभी को निर्देशित किया गया है। खबर लक्सर से है, जहां अकबरपुर ऊर नामक गांव में सुबह होते ही उस वक्त हड़कंप मच जब एक नाबालिग लड़के का शव गांव के स्थित प्राइमरी स्कूल के आम के पेड़ में फांसी के फंदे में लटका हुआ पाया गया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक कुछ दिन से गांव की एक युवती घर से गायब चल रही थी, जिसको गायब करने का आरोप इस युवक पर लग रहा था और संभावनाएं लगाई जा रही थी कि अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए युवक द्वारा फांसी पर लटक कर मौत को गले लगा दिया गया है। हालांकि मामले की सूचना पाते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक मृतक करीब 17 वर्षीय प्रवीण पुत्र जयचंद के रूप में बताया जा रहा है। ये मामला क्या है जी, बस बोल गए गाड़ी गुड़ी दे रहे थे उसे ही, तो हमारा लड़का कल तक 1 बजे तक फरार था। अभी तो पुलिस आई है, इसकी डेड बॉडी उतारी बच्चे की, बहुत दुख का विषय है। बच्चा नाबालिग बच्चा है और बहुत गलत हुआ। अभी जांच होगी, इसमें जो भी होगा वो देखी जाएगी। खबर उत्तरकाशी से है, जहां 12 मार्च को फील्ड हाउस चिंडालीसौड़ में भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा बूथ सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान, जिले के महामंत्री नागेंद्र चौहान ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की यमुनोत्री विधानसभा के 5 मंडलों में बड़कोट, कालिंदी, ब्रह्मखाल, चिंडालीसौड़ नगर और ग्रामीण मंडलों के अंतर्गत बूथ से लेकर जिले स्तर के सभी पदाधिकारियों ने भाग लिया।
मार्च फाइनल होते ही शराब माफिया गांव-गांव में शराब को पहुंचाकर ठिकाने लगाने में लगे हैं। इसकी शिकायत पर भाजपा महिला मोर्चा और किसान मोर्चे की जिला अध्यक्ष ने आबकारी अधिकारी से मुलाकात की। आपको बता दें कि उत्तरकाशी के चिंडाली सौड़ में शराब माफिया एक माह से गांव-गांव में शराब को पहुंचाकर ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने बताया कि चिंडाली सौड़ शराब की दुकान में बड़ी मात्रा में रात को गांव-गांव अवैध शराब पहुंचाई जा रही है। पुलिस को जानकारी देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसकी शिकायत आबकारी अधिकारी से कर जल्द कार्रवाई की मांग की है। यहाँ कुछ प्रतिनिधिमंडल वहाँ से आए थे चिन्याली सौड़ से, रमोला जी, शीशपाल रमोला जी और कनिष्ठ प्रमुख जी थे। इन लोगों ने बताया कि पैजानी, उडारी गाड़, कुमराड़ा, मल्ली बैंड, सुनार गांव, सुलीडांग, इन सब जगहों पे कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे यहाँ से शराब जाके और अवैध रूप से बिक्री की जा रही है। वो मैंने संज्ञान लिया है इसका और मैं अपने इंस्पेक्टर्स को पुलिस से पहले इन सब जगह पे निर्देशित करूंगा कि वो जाके वहाँ पे कार्रवाई करें। दुकान के लिए इन्होंने कहा कि स्कैनर लगाने की व्यवस्था की जाए, बिलिंग मशीन की, तो बिलिंग मशीन की तो व्यवस्था उसमें है। स्कैनर की बात है तो स्कैनर के लिए मैं उनको दुकान मैं इसकी जाँच कराऊंगा। उनके बारे में बताया गया है कि दुकान से सप्लाई होती है। तब और अभी हमारे संज्ञान में आया है कि जो जो हमारा शराब की दुकान है उसके द्वारा जो है अवैध रूप से जो है शराब क्षेत्र में बांटी जा रही है। जगह जगह छोटे छोटे होटलों में, छोटे छोटे दुकानों में जो है कुछ जगहों का नाम भी हमारे पास आया जो हमने अभी आबकारी विभाग को दिया है कि कुछ जगह पर जो है अवैध रूप से जो है शराब बेची जा रही है। जैसा उसमें उडारी गाड़ है, आपका परियानी है, मल्ली बैंड है और जगह जगह इन्होंने दिया है। और सुलीडांग मार्केट में, बड़ेती में, बंसरा रोड पर कहाँ से आ रही है शराब? ये शराब सब चिन्याली सौड़ ठेके से आ रही है और उसी ठेके की शराब है। तो मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से कि आप एक तो वहाँ पर स्कैनर लगाइए, एक वहाँ पर बिलिंग मशीन लगाइए और जो ओवर रेट बिक रहा है उस पर आप लगाइए। खबर चमोली जिले से है, जहां विकासखंड पोखरी के राजकीय इंटर कॉलेज गोदली में छात्रों ने विश्व प्रसिद्ध कार्तिक स्वामी मंदिर के शैक्षिक भ्रमण के तहत वहां की बारीकियों को समझा। वहीं छात्रों ने बड़ी संख्या में सफाई अभियान चलाया। वहीं शिक्षक धन सिंह गरिया ने बताया कि चलो हम सब मिलकर एक संकल्प लें। हिमालय क्षेत्रों में धार्मिक तीर्थ स्थल, पर्यटन स्थल, रमणीक स्थल बुग्याल ने आदिकाल से ऋषि मुनियों के युग से ही एक आम जनमानस को अपनी ओर आकर्षित किया है। लेकिन आज हमारा फर्ज बनता है कि हम भी प्रकृति को संवारने के लिए संकल्पित हों। इन दिनों राज्य सरकार के सहयोग से स्कूलों को शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों में भ्रमण करवाया जा रहा है। आज राजकीय इंटर कॉलेज गोदली के द्वारा जो शैक्षिक भ्रमण का कार्यक्रम निश्चित किया गया था, ये कार्यक्रम हमने क्रौच पर्वत पर कार्तिक स्वामी मंदिर तक हमने ये यात्रा की और इस यात्रा में हमारे पास 63 छात्र छात्राएं थी और शिक्षक बंधु भी हमारे साथ थे। और सिर्फ हम एक यात्रा, एक भ्रमण कार्यक्रम के तहत नहीं गए, बल्कि भौगोलिक परिस्थितियों को देखने के बाद भी हमने इस प्रकार के एक विचारधारा को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश की और साथ ही साथ एक पॉलीथीन उन्मूलन का कार्यक्रम भी हमने यहाँ संचालित किया। तो इस दृष्टिकोण से हमारे साथ और अन्यत्र जगहों से भी बहुत सारे लोग आए, उन तक भी हमने इस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश की। यदि आप किसी भी इस प्रकार से धार्मिक तीर्थ स्थल या पर्यटन स्थल पर जाते हैं तो इस प्रकार का आवश्यक संदेश देने की कोशिश जरूर करें। धन्यवाद। समग्र शैक्षिक भ्रमण के तहत हम GIC गोल्डी के छात्र आज कनक चौरी के कार्तिक स्वामी आए थे, जो कि क्रौच पर्वत पे स्थित है। हम यहाँ केवल भ्रमण के उद्देश्य से नहीं आए थे, हम यहाँ लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने आए थे। कैसे हमने देखा कि कार्तिक स्वामी में बहुत सारी पॉलीथीन वगैरह, बहुत सारी प्लास्टिक की बोतलें इधर उधर फैलाई थी, जो कि अनुचित है। और हमारे सारे भाई बहनों ने उन्हें एकत्र किया और हमने सबको एक पॉलीथीन में, सबको एक कट्टे में एकत्रित किया और पोखरी में नगर पालिका को हम उसको देंगे। हमारा उद्देश्य यह था कि जो लोगों के द्वारा जो यह कूड़ा फैलाया जा रहा है, यो न फैलाए, यो प्रकृति को असंतुलित करे। अगर धीरे धीरे सारे लोग अगर ऐसे ही फैलाते रहे तो यो पूरा मंदिर से कूड़ा खाना बन जाएगा और यहाँ कोई भी दर्शन करने नहीं आएगा, जिससे कि पूरे प्राकृतिक जो स्थल है जो वो बिगड़ जाएगा।
खबर लक्सर से है, जहां ढाडकी गांव लगभग 1 महीने से गायब हुए युवा का शव गांव में ही पुलिस ने बरामद कर लिया। वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भारी पुलिस बल और पीएससी की टुकड़ी भी तैनात कर दी गई। बताया जा रहा है कि 7 फरवरी के आसपास गांव का ही एक युवक अपने घर से गायब हो गया, जिसकी तलाश में परिजन और अन्य रिश्तेदारों के अलावा ग्रामीणों द्वारा निरंतर तलाश की जा रही थी। वहीं मृतक युवक के गायब होने की सूचना पुलिस को भी दी जा चुकी थी, जहां पुलिस द्वारा भी अपने स्तर पर युवक की तलाश जारी थी। वहीं गांव में ही युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जब युवक का शव गांव में ही एक घर में बरामद कर लिया गया। वहीं लक्सर के नवनियुक्त पुलिस उपाधीक्षक मनोज ठाकुर के मुताबिक मामले की गहनता के साथ जांच पड़ताल की जा रही है। पहले तो मैं भाई साहब का सब धन्यवाद देता हूँ और अपनी पुलिस का भी धन्यवाद देता हूँ कि मतलब जो हमारे यहाँ ये कांड जो हुआ है 5 और 6 फरवरी से ये बच्चा लापता था। कुलदीप, पिताजी का नाम सेठपाल था और ऐसे एक सवा महीने के करीब आज होगा था और पुलिस ने 2 लड़कों को उठाया गांव के और उन्होंने आज इसका खुलासा करा और राहुल सनु मदन के घेर से उस लड़के की लाश निकली है। परिवार का ही लड़के हैं वो और एक लड़का और है गांव से ही है जो पुलिस जी ने उठा कर लाई। आगे जो पुलिस को मालूम है अगर कोई और है तो पुलिस उसका खुलासा पुलिस करेगी, लेकिन मुझे भी बहुत खेद है कि मतलब गांव में ऐसे मामले होना बहुत दुख की बात है, बहुत दुखद घटना है। कुलवीर नाम के एक युवक की गुमशुदगी पिछले माह में दर्ज करी गई थी, तो इसी की तलाश खोजबीन चल रही थी। तो जो कुछ हमारे साक्ष्य मिले थे उसमें पूछताछ भी की गई कई लोगों से। तो आज जो है पूछताछ के क्रम में ये बताया गया कि उसे मारकर उसकी डेड बॉडी जो है इस घेर में दबा दी गई थी। तो उसकी सूचना पे पुलिस पूरे अपने पीएसी के साथ गांव में आई है और डेड बॉडी बरामद करके कोर्ट से भिजवाई जाएगी। सर अभी कितने लोग गिरफ्तार किए? देखिए अभी पूछताछ चल रही है, गिरफ्तारी जो है अब इसके बाद। मर्डर का मोटिव कुछ? मर्डर का मोटिव अभी और डिटेल में पूछताछ करने पे और क्लियर हो जाएगा, तब उसकी अरेस्टिंग हो जाएगी। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से 10 युवा जोशीमठ से जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 1 मार्च से 13 मार्च तक 300 किलोमीटर का सफर तय करके डोईवाला के रानी पोखरी इलाके में पहुंचे। जोशीमठ आपदा से पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कराए जाने की मांग को लेकर ये लोग देहरादून पहुंचेंगे, जहाँ पर धरना प्रदर्शन करके सरकार से जोशीमठ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग करेंगे। नाम अमन भोटियाल है और हम सब जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति की तरफ से और हमारी यात्रा 1 तारीख को शाम 4 बजे जोशीमठ से शुरू हुई है। आज हम लोग यहाँ पे रानी पोखरी पे पहुँचे हैं और हमारा मकसद यही है कि जो जोशीमठ में आपदा आई है सबको पता है और इसको हमारा मकसद ये है कि राष्ट्रीय आपदा इसको घोषित करना है और जोशीमठ वालों को उचित उनका न्याय मिले। सर देहरादून में तो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना था, बट वो इस टाइम पे वहाँ पे हैं गैरसैंण में, इस टाइम पे वो है। तो हमारा ये है एक बार हम वहाँ पे जाके हमारा धरना प्रदर्शन करेंगे, वहाँ लोगों को बताएंगे कि ये जो जोशीमठ में आपदा आ रही है वो और जगह ना आए। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, जैसे जोशीमठ के नीचे जेपी कंपनी ने पूरा खोखला कर दिया है, वैसे ही आप देख रहे होंगे पूरे उत्तराखंड में नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग पूरे पहाड़ों को खोखला करा जा रहा है। तो ये तो एक उदाहरण है जोशीमठ, ये ना हो जो जोशीमठ आज पूरा खोखला होकर आज वो टूट चुका है, कल के दिन आप लोग का शहर ना टूटे। मेरा नाम ऋतिक राणा है और मैं जोशीमठ का रहने वाला हूँ और हम इस आंदोलन में आए हैं जो 1 तारीख से शुरू हुई है। आज 13 तारीख को हम यहाँ इधर आए देहरादून में जाएंगे और कल 14 तारीख को जो हमारा रहेगा वो मुख्यालय के सामने हमारा आंदोलन भी रहेगा गांधी पार्क में। तो हम यही चाहते हैं कि हमारे जोशीमठ की जनता को जल्द से जल्द न्याय मिले, क्योंकि सरकार हर जगह बता रही है कि जोशीमठ को न्याय मिल चुका है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि जोशीमठ को न्याय मिला है। अगर जोशीमठ को न्याय मिलता तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि हम सारे युवा आज सड़क में आ चुके हैं। तो हम सरकार को जगाने भी आए हैं कि यहाँ कि सरकारों के कान में तेल जा रखे हैं, तो हम उन तेल को साफ़ करने आ रखे हैं। हम 10 जो युवा आ रखे हैं उन तेल को साफ़ करने आ रखे हैं। सरकार को बताना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरी करे और हमारे जोशीमठ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।